वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स गपशप में। मैं हूं तमन्ना और मैं हूं मोनिका। और आज हमारे साथ हैं मशहूर कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अतीक्षा गांधी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मोनिका। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे आप सभी को ये लग रहा होगा कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट आखिरकार है क्या और कैसे है, तो आज हम ये सब कुछ जानेंगे। और उसके अलावा जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर वाली चीजें हैं वो सब आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी आपके लिए सबसे पहले अधीक्षा मैम आप ये बताइए कि आखिरकार कॉस्मेटोलॉजी है क्या और इसमें आप क्या क्या चीजें करते हैं। तो जो आपका कॉस्मेटोलॉजी वर्ड है ना, वो दो मायनों में यूज होता है। एक आता है आपका मेकअप, कॉस्मेटिक कॉस्मेटोलॉजी, और एक है हमारी फील्ड यानी कि क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी। तो कॉस्मेटिक कॉस्मेटोलॉजी तो सबको पता है क्योंकि ये MUA बहुत ज़्यादा है आजकल, पता है कितनी फेमस फील्ड है। और जो क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी है वो आती है आपकी स्किन एस्थेटिक्स के बारे में। स्किन एस्थेटिक्स मतलब जैसे अगर किसी को एक्ने है या किसी को झाइयाँ है या कुछ डार्क सर्कल्स है या कोई भी ऐसी चीज़ है, मतलब हम पेशेंट की स्किन की ब्यूटी को एनहांस करेंगे, लेकिन क्लिनिकल प्रोसेसेस के द्वारा, मेकअप के द्वारा नहीं। तो ये क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी होती है। तो मैम आपके बारे में कुछ शेयर करके शुरुआत करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने कॉस्मेटोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया। ठीक है, कॉस्मेटोलॉजी जो फील्ड है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और मेरे लिए भी बेसिकली बहुत न्यू कॉन्सेप्ट था। कम से कम 2 या 3 साल पहले मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता था। बट एक चीज़ जो मुझे पता थी वो ये थी कि मुझे स्किन के बहुत इश्यूज रहते हैं। जैसे मेरी स्किन टाइप है वो कभी कॉम्बिनेशन हो जाती है, कभी ड्राई हो जाती है, कभी एक्ने आ जाते हैं, और मैंने बहुत मेडिसिन खाई है इस चीज़ के, बहुत मतलब हर जगह चेक भी करवाया। बट एक प्रॉब्लम जो रहती थी कि कुछ टाइम वो ठीक रह रही है, कुछ टाइम वो खराब हो जाती है। हाँ, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। प्लस मुझे खुद के बारे में ही नहीं पता था कि एक्चुअली मेरी स्किन कैसी है। तो मैंने जो ये कॉस्मेटोलॉजी की, सबसे पहले मैंने ये खुद के लिए की कि मैं अपनी स्किन टाइप जान पाऊँ, मैं अपनी स्किन को हेल्दी रख पाऊँ। और फिर मुझे पता लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे स्किन इश्यूज हैं, बहुत सारे स्किन कंसर्न्स हैं, और वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड को चूज किया। कॉस्मेटिक वर्ड जब भी हम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले माइंड में यही बात आती है कि कॉस्मेटिक है, ये फीमेल फील्ड ओरिएंटेड ही है। तो मतलब मेल ओरिएंटेड ही है, ये मेल्स के लिए उतना ही पोटेंशियल है ये फील्ड। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान एक क्रिएटिव माइंडसेट को लेके पैदा हुआ है, या जिसको भी ये लगता है कि हमें किसी की स्किन इश्यूज की हेल्प करनी चाहिए, और जिसमें भी मतलब इतना पोटेंशियल है कि वो इतना डीपली जाके इस चीज़ को पढ़ सकें, तो वो डेफिनेटली ये कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि ये जो एक पर्दा सा था ना पहले मेल एंड फीमेल वाला, ये उठ चुका है, और अब मेल्स और फीमेल्स हर फील्ड में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई मेल है जो कि चाहता है, मैं आपके व्यूअर्स से बात करूंगी कि अगर कोई भी मेल है जो चाहता है क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी में आना, तो आप जा सकते हैं। और मतलब बहुत सारे क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं जो मेल्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। मैम हम अपने ना स्किन पर आते हैं, जैसे स्किन के मोल्स हो जाते हैं, तिल होते हैं, जैसे अब मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा तिल, तो अब आप आ ही गए हो तो इसका ट्रीटमेंट पूछ ही लेते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूना लगा लो आप, या कुछ मतलब पार्लर वाले भी इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी दाग वगैरह रह जाता है, या हमारी स्किन को भी इससे कोई इशू, एलर्जी होती है, या हमें करवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए जो भी है, जो भी आपके स्किन का इशू है ना, भले ही आपको पिल हो रहा है या कुछ रैशेज हो रहे हैं, कभी भी मैं पहली बात तो ये सजेशन दूंगी कि ना तो खुद से वो चीज ट्रीट करिए, और ना ही किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जो चूना लगा के आपको चूना लगाए। ठीक है, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। जो मोल्स होते हैं ना, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। एक मोल्स होते हैं जो बाय बर्थ आपकी स्किन पे होते हैं, जैसे क्या आपको बाय बर्थ है? हाँ जी, ठीक है, तो आपको बाय बर्थ है, तो आपको हेरिडिटरी भी हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी को है ना। और कुछ लोगों को क्या होता है कि पैदा होने के टाइम पे तो नहीं होते, पर जैसे वो सन एक्सपोजर उनको ज्यादा मिलता है तो उनको तिल होने या फ्रैक्टल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो तिल होते हैं ना, ये 20 से 30% कैंसरस भी होते हैं। तो आपने कभी भी ऐसे किसी पर्सन के पास नहीं जाना है जो कुछ भी ऐसी चीज लगा रहा है, क्योंकि एक तो हमें नहीं पता उसकी आपकी स्किन पर उसका क्या रिएक्शन हो जाए, दूसरा वो डेफिनेटली आपकी स्किन को बर्न करेगा ही करेगा, और वो बर्न ट्रीटमेंट करने के लिए आपको फिर और इतनी महंगी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए अवॉइड करें। अगर आपको कुछ भी मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, ना तो खुद से वो बने चौधरी, और ना ही किसी और के पास जाके चूना लगवाएं खुद को। अच्छा, और मैम जब अब अपने हेयर पे आए, अगर जैसे अब बाल जो है ना वो बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वाइट होते हैं उसके साथ साथ टूटने भी लग जाते हैं, फिर हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, अलग अलग शैम्पू यूज करते हैं, लेकिन एक बार जो वाइट हो रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अभी तक कहीं पे भी सॉल्यूशन मिल गया।
इसका क्या मतलब है कि हमारे बाल वाइट आखिरकार होते क्यों हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है? नहीं, देखो जो बाल वाइट है ना, हर चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी जड़ तक जाना पड़ता है ना। कोई भी चीज़ सुपरफिशियल नहीं होगी। आपको पता है कि जो भी चीज़ हो रही है ना पूरे यूनिवर्स में, बाल तो एक छोटी सी चीज़ है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता ही होता है। वैसे जो हमारे बालों का ग्रे होना है वो नेचुरली तो होता ही है विद एजिंग। जैसे आप दादी जी हैं या जो भी हैं, उनके आपने देखा होगा कि बाल वाइट हुए हैं, लेकिन विद टाइम हुए हैं, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के साथ हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि 20s में इवन लाइक 15-20 साल के बच्चों के भी बाल सफेद होने लग गए हैं। तो वो बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे बड़ा तो स्ट्रेस है ना। और स्ट्रेस ऐसे नहीं है कि मतलब एक स्ट्रेस होता है ना कि काम का बोझ है। आजकल बच्चों को हर चीज़ का स्ट्रेस है, सोशल मीडिया का स्ट्रेस है, हर चीज़ का स्ट्रेस है कि हमें अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने, रील्स में अच्छा दिखना है, बहुत सारा स्ट्रेस है। उसके अलावा ईटिंग हैबिट्स, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो अपनी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, कोई भी नहीं करता। इंडिया में क्या है, मैक्सिमम वेजिटेरियंस हैं, तो हम तो वैसे प्रोटीन इंटेक बहुत कम करते हैं। तो एक तो आपकी प्रोटीन की ऑब्वियसली कम हो गई, बाल है ही प्रोटीन आपके, तो प्रोटीन इंटेक कम कर रहे हैं, टाइम पे सोते, फोन हम बहुत यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं, है ना, जंक फूड बहुत खा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये प्रीमेच्योर एजिंग कर रहे हैं बालों की, मतलब समय से पहले बाल जो है वो ग्रे हो रहे हैं। इसके अलावा स्मोकिंग हैबिट्स भी मतलब नहीं है अच्छी, पता ही हमें ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। अब कुछ लोगों को क्या होता है, थायराइड डिसऑर्डर हो गया या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, B12 की, आयरन, कॉपर वगैरह की, तो जो डेफिशिएंसी वाली चीज़ें हैं ना, अगर आप उनको पूरा करते हैं तो कुछ हद तक चांसेस है कि आपके बाल जो है वो सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपकी डाइट ही अच्छी नहीं है या आपको स्ट्रेस उतना ज़्यादा है, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लेम करती हैं कि आपके बालों को हम वापस से ब्लैक कर देंगे। मैं यही बोलने वाली थी कि हेयर कट की बात चल ही रही है, तो वैसे आजकल बोलते हैं कि जैसे ऑयलिंग है, एंशिएंट टाइम से चले तो अपन बोलते हैं कि हेयर मतलब ऑयलिंग करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए। पर आजकल मैंने कुछ लोगों से सुना है कि बोलते हैं कि ऑयलिंग अवॉइड करो। ये कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रही है कि ऑयलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए डेफिनेटली ऑयलिंग करना चाहिए। और ऑयल्स हैं बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, और वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपका स्कैल्प कैसा है। आपका स्कैल्प ऑयली है, आपका स्कैल्प ड्राई है, अगर आपके स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, अंटिल ये आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे, जैसे देखिए कईयों का क्या होता है, आपने आज हेड वॉश किया और आपको कभी ऑयल आ गया, दैट मींस आपका स्कैल्प ऑयली है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को मतलब जैसे देसी लैंग्वेज में सिकरी या डैंड्रफ बोलते हैं, तो आपका स्कैल्प ड्राई है। अगर आपको बहुत इचिंग होती है, आपको पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, तो दैट मींस आपको फंगल इन्फेक्शन है। उस केस में आपको ऑयलिंग नहीं करनी, वो फीड कर रहा है आपके फंगस को। उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं। और अगर आप ऑयलिंग, देखिए सभी लोग ऑयलिंग कर रहे हैं, इंडिया में तो ट्रेडिशन ही है ऑयलिंग करने का। ये थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कल्चर जो हमारे इंडिया में आ गया है, इस वजह से लोगों को लगता है कूल नहीं है ना, बेसिकली ये कूल नहीं है ऑयलिंग करना, या स्मेल आती है बालों से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप साउथ साइड जाएंगे आप उनके बाल देखेंगे, या बंगाल साइड जाएंगे आप उनके बाल देखेंगे, तो वो तो ऑयलिंग करते ही करते हैं। कोकोनट ऑयल कितना यूज होता है साउथ में, उनके बालों की डेंसिटी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली ऑयलिंग कीजिए। बट हाँ, ये मत कीजिए कि आपने बहुत सारा ऑयल सर पे लगा लिया। देखिए होता क्या है कि जब आप बहुत सारा ऑयल सर पे लगाएंगे, उसको धोने के लिए आप उतना शैम्पू यूज करेंगे, थोड़ा ऑयल हमारा बॉडी भी कंज्यूम करता है, बॉडी को एक्सपोज करता है थोड़ा, तो आपका सिर भी ऑब्वियसली सिक्रीट करेगा ही करेगा। बट अगर आप बहुत ऑयल लगा लोगे तो उसको धोने के लिए आपको उतना ही शैम्पू यूज करना पड़ेगा, उतना ही आपने केमिकल यूज किया तो बाल डैमेज हो गए। बट हमें क्या लगेगा, ऑयलिंग ने बाल डैमेज किए, तो ऑयलिंग तो डेफिनेटली आप कीजिए। आप पहले तो ये सोचिए कि आपको ऑयल कौन सा सूट करता है, आप वो ट्राई कीजिए। उसके बाद आप डेफिनेटली ऑयलिंग कीजिए। अगर नहीं भी कर सकते आधा घंटा कर लीजिए, बट जरूर ऑयलिंग कीजिए, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। और ये कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, जो कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है बालों के लिए। तो अवॉइड मत करें कूल बनने के चक्कर में, जरूर इसको यूज करें, अपने बालों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव भी करें। प्रोडक्ट्स की भी आपने बात करी, तो मतलब हम कैसे चूज करेंगे? मार्केट में बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, आप अपने पेशेंट्स के लिए कैसे चूज करती हैं, या हम पर्सनली भी अगर चूज करना चाहें तो क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या नेगलेक्ट करनी चाहिए, स्किन से रिलेटेड हो चाहे हेयर से रिलेटेड हो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल ना मार्केट में एक फ्लड आई हुई है प्रोडक्ट्स की। आप जो भी चूज कर लो, अगर आप बेसिकली कोल्ड क्रीम भी चूज करोगे ना, तो आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे, और हर कंपनी क्लेम करती है कि हमारा बेस्ट है। तो एक तो कंज्यूमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हम लगाएंगे क्या। दूसरी चीज, क्योंकि आप इतनी रील्स देखते हो, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, तो आपको लगता है कि हर चीज यूज करना जरूरी है। अगर आप नहीं यूज करोगे तो मतलब आपकी स्किन खराब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और देखो, आप केमिकल्स अवॉइड नहीं कर सकते, खाने में भी केमिकल्स है, हर चीज में केमिकल्स है, तो आप वो चीज अवॉइड नहीं कर सकते। जो आप कम कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन में मैक्सिमम
नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो और कुछ एक जो है वो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर लो ताकि वो बैलेंस हो जाए। आज के टाइम पे ये तो बिल्कुल ही मुश्किल है कि मैं बोलूँ कि आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज ही मत करो, क्योंकि हर चीज़ में Possible ही नहीं। हाँ प्रेजर्वेटिव्स भी केमिकल्स ही होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। बट आप ट्राई करें, मैक्सिमम ऐसी चीज़ें यूज करें जिनमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो, ताकि आपके जो बैलेंस है आपकी स्किन का पीएच है वो मेंटेन रहे। बस इतना सा मैं बोलना चाहूँगी। इसके लिए क्या अवॉइड तो हम नहीं कर सकते। जैसे आपकी स्किन है वो इतनी ज्यादा ग्लो कर रही है, तो डेफिनेटली हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपकी स्किन का क्या हाल है। देखिए पहली बात तो मैंने ना मतलब इतने स्किन इश्यूज फेस किए हैं, है ना, और आपको पता है कि एज अ सोसाइटी फीमेल्स को लेकर बहुत बड़ी प्रेजुडिस होती है कि स्किन में ऐसा होना चाहिए, पिंपल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो मैक्सिमम जो टाइम है मेरा लाइफ का वो मैंने पिंपल्स में ही बताया, और अब भी मुझे एक्ने होते ही होते हैं। बट पहली बात है आपका माइंडसेट, ठीक है। आपको किसी भी चीज से ना डिसहार्टन नहीं होना, दुखी नहीं होना कि हाय मुझे पिंपल हो गया, या ये नेचुरल चीज है। अगर आप कोई चीज ऑयली खाओगे वो आपकी बॉडी पे दिखेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है आपको पिंपल आएगा। पहले तो अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखो कि कोई बात नहीं, स्किन ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अंदर से ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, पानी बहुत पियो। पहले मैं बिल्कुल पानी नहीं पीती थी, मतलब पानी से तो मुझे दुश्मनी थी। अब मैंने पानी पीना स्टार्ट किया, तो पहले तो पानी बहुत पियो। जितना पानी आप पी सकते हैं वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा, तो वो आपकी स्किन पे नजर आएगा ही आएगा। थोड़ा सा भी टाइम निकाल के योगा जरूर करो, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, चाहे थोड़ा सा कार्डियो कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप करेंगे ना, जो आप खाएंगे, जो अपनी बॉडी के साथ काम करेंगे, वो आपकी स्किन पे दिखेगा। आपका फेस मिरर है ना आपकी बॉडी का, तो जो आप इनपुट डालेंगे वही आउटपुट मिलेगा। तो डेफिनेटली थोड़ी सी हीटिंग हैबिट्स ठीक कीजिए, स्लीपिंग हैबिट्स ठीक कीजिए, और एकदम ना इम्पेशेंट मत होइए। जैसे मान लो आज आपने कोई रूटीन स्टार्ट की कोई भी, तो आप ये मत सोचिए कि 4 दिन में मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आपने इतने साल बर्बादी में लगाए हैं, तो ठीक करने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा ना। कुछ भी आप कर रहे हैं उसको 3 मंथ्स जरूर कीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा फर्क। और ऐसे नहीं मुझे पिंपल्स नहीं होते, मुझे भी होते हैं, बट अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है कि हाँ हो रहे हैं, ठीक होने होंगे, हो जाएंगे। आप इंटरनली अच्छे बनिए बस, डेफिनेटली बाकी सब दिखेगा फेस पे। मैम आप कोई प्रोडक्ट्स भी यूज करते होंगे? मैं बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए आर्टिफिशियल तो सब यूज करते हैं। फेस वॉशेस हो गए या कोल्ड क्रीम्स हो गए, उसके हम सब्स्टिट्यूट्स नहीं ले सकते, या सनस्क्रीन्स हो गई उसका भी आप नहीं ले सकते। बट आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे फेस पैक हो गए, वो आप होममेड बना सकते हो। उसके अलावा आप होममेड फेस वॉशेस भी बना सकते हो। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मैं 3 चीज़ें कॉस्मेटिक लगा रही हूँ ना, तो 3 ही चीज़ें मैं ऑर्गेनिक या नेचुरल भी लगाऊं, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक पे जाओ, वो लॉन्ग रन में आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, और जितने भी केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्ब करती है, तो वो आपकी ब्लड में जा रही है। तो अगर आप ऐसी चीज़ लगा रहे हो जो हेल्दी है, तो एटलीस्ट हेल्दी चीज़ आपकी ब्लड में जा रही है, तो थोड़ा सा वो जरूर ध्यान दें। बाकी जो भी आप कॉस्मेटिक करते हैं वो करें, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचिए भी मत कि मैं ज़्यादा कुछ यूज़ कर रही हूँ, पर थोड़ा सा हेल्दी उस पर जरूर जाएँ। मैडम आजकल बहुत अलग अलग तरह के फेशियल चलते हैं, आप भी अलग अलग तरह के करते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, हमारे जो क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी में आजकल बहुत सारे फेशियल आ गए हैं। क्रायो फेशियल आ गया, आपका हाइड्रा फेशियल आ गया, बीबी ग्लो आ गया, बहुत सारे हैं। पर जो एक है ना, जो पर्सनली मुझे पसंद है और जो मुझे लगता है कि किसी भी स्किन टाइप को सूट कर सकता है, वो है हाइड्रा मेडी फेशियल है। हाइड्रा मेडी फेशियल आपकी स्किन में कोलाजन को स्टिमुलेट करता है। कोलाजन का डायरेक्ट मतलब है यंग स्किन, ठीक है। कोलाजन है तो मतलब आपकी स्किन प्लम्पी है, आपकी स्किन यंग है, और आफ्टर 30 इयर्स हमारी बॉडी कोलाजन को खत्म करने लग जाती है, जिसकी वजह से एजिंग हो जाती है। तो जो हाइड्रा मेडी फेशियल है वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में कोलाजन स्टिमुलेट करता है, तो बॉडी का फेस क्या बहुत प्लम्पी और बहुत सॉफ्ट नजर आता है, और वो सेफ भी है। तो बेसिकली मुझे वो पसंद है। उसके अलावा बीबी ग्लो आता है। बीबी ग्लो जैसे कि ब्राइड्स वगैरह है, जैसे किसी की शादी होने वाली है, या कोई फीमेल है जो बोलते हैं कि मुझे डेली कॉस्मेटिक नहीं लगाना, उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनिक वो आते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे बीबी ग्लो क्रीम है, वैसे ऑर्गेनिक फाउंडेशन आती हैं जो पेशेंट की स्किन में हम इन्फ्यूज करा देते हैं। तो पेशेंट नेचुरली ऐसा लगता है कि उसकी स्किन बिल्कुल फाउंडेशन वाली है, मतलब एक बार ही कर दिया, बारी बारी नहीं। उसकी जैसे सिटिंग्स होती हैं, 3 to 4 सिटिंग्स होती हैं, बट उसके बाद आपको डेली कोई मेकअप यूज करने की नीड नहीं होती। वो आपका फेस ऐसे ही लगता है जैसे कि मेकअप लगा हुआ है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनको हम देखते हैं। मैं ये भी एड्रेस करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आपने मुझे फेशियल का पूछा, कि जब हम अपने फेवरेट सेलेब्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इनकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, मतलब एक रिंकल नहीं, एक पिंपल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि वो हम जैसे नेचुरली हम
सॉरी जो नॉर्मली हम प्रोसेसेस करते हैं दिन भर में, उनकी रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसेसेस करवाते हैं जिनमें फेक लैशेस होती है, आईब्रोज वगैरह होती है, तो इसलिए वो हमेशा वैसे दिखते हैं। तो कंपेयर मत करें, ये मत सोचिए कि आप वैसे क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट से वैसे करवा रहे हैं, उनको लाइमलाइट में रहने के लिए वही करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे फेशियल्स हैं, बट सबसे पहले जब भी आप जहाँ से भी फेशियल करवाएं, जरूर अपनी स्किन कंसल्ट करवाएं, क्योंकि हर चीज़ आपकी स्किन के लिए नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे बेबी ग्लो सूट कर रहा है तो किसी और को भी करेगा, या किसी और को सूट कर रहा है तो मुझे भी करेगा। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से स्किन के बारे में बात कीजिए, सब कुछ बताइए, हिस्ट्री बताइए, सच बताइए अपनी स्किन के बारे में, फिर कोई आप करवाएंगे तो वो नेचुरली अच्छा दिखेगा आपकी स्किन पे। वैसे ये वाला फेशियल तो आलसी लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत सही है। एक बार करवा लो, उसके बाद नहीं, ये बेस्ट है। और इसका क्या है, सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, मतलब आपकी स्किन में सेंसिटिविटी नहीं है बेसिकली, तो आप करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं बोलूँगी आप अवॉइड करें, कुछ भी ना करवाएं। वरना कई बार ये होता है कि हम किसी को देख के जरूर करवा लेते हैं, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स इतने ज्यादा पड़ जाते हैं स्किन पे कि वो ठीक करने में ही सालों लग जाते हैं। तो जो आपकी स्किन के लिए ठीक है, बस आप वो करवाएं। नॉर्मल जो फेशियल होते हैं उसमें तो क्रीम्स वगैरह मसाज कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या स्पेशल करते हो, मतलब अजदी जो जिसको क्लिनिकल कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जो नॉर्मल फेशियल आप सही बोल रहे हैं, वो क्या है, सिर्फ आपके फेस के एक्सटर्नल सरफेस को एक तरीके से पॉलिश कर रहे हैं, है ना, वो डीपली नहीं जा रहे। जबकि जो हाइड्रा फेशियल होता है वो क्या डीपली जाके आपकी स्किन के तो पोर्स को क्लीन करेगा, दूसरा वो डीपली आपकी स्किन में सीरम्स इन्फ्यूज करेगा आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है कि नॉर्मल फेशियल वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेस सीरम हम यूज करते हैं ना नाइट रूटीन में, तो वो सिर्फ बाहर लगता है या वो एब्जॉर्ब भी होता है तो उसको टाइम लगेगा। हाइड्रा फेशियल वो चीज बहुत जल्दी कर देता है, तो आपको इंस्टेंटली ग्लो मिल जाता है या इंस्टेंट टैनिंग से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए हम इसको क्लिनिकल वैल्यूज पे डालते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप हाइड्रा के लिए आते हैं तो आपको कम से कम 15-20 मिनट की पहले काउंसलिंग होती है, आपकी स्किन टाइप से लेके आपकी मेडिकल हिस्ट्री से लेके सब कुछ पूछते हैं, उसके बाद हम हाइड्रा फेशियल करते हैं। मतलब ऐसे सबका हाइड्रा फेशियल नहीं करते। जब जो बिल्कुल नॉर्मल स्किन टाइप है या एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, अगर आपने 3 महीने पहले वो मेडिसिन नहीं ली है तभी हम आपका हाइड्रा करेंगे। अदरवाइज ये सिंपल सा मेडिफेशियल भी आपकी स्किन पे परमानेंट मार्क्स छोड़ सकता है, तो इसीलिए इसको बहुत मतलब सावधानी से करना पड़ता है, इसलिए ये क्लिनिकल में आता है। अच्छा, और एक मिनट मैंने वेम्पायर फेशियल के बारे में सुना है। वेम्पायर फेशियल में आपका खून नहीं पीते, आप टेंशन मत लीजिए। वेम्पायर फेशियल इसको नाम इसलिए मिला क्योंकि पहली बात तो ये हॉलीवुड से आया है। जो हॉलीवुड में किम कार्दाशियन और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फीमेल एक्ट्रेसेस और मॉडल्स हैं, तो ये यंग रहने के लिए ना ये फेशियल करवाती थी। तो इसमें होता क्या है कि पहले हम आपकी ब्लड लेते हैं, 6 ml 8 ml समथिंग ब्लड लेंगे, ज्यादा ब्लड नहीं लेते। ब्लड कहाँ से लेते हैं? ठीक है, आईवी ब्लड लेंगे अब आपका, उसको एक टेस्ट ट्यूब में हम निकाल के उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हम उसको पीआरपी बनाएंगे और उसको फिर हम माइक्रो नीडलिंग की हेल्प से आपके पूरे फेस में उसको छोटे छोटे छेद करेंगे और उस सीरम आपको आपके फेस में डालेंगे। और उसके अलावा जैसे किसी को रिंकल्स हैं तो उसी पीआरपी को हम इंजेक्ट भी करते हैं फेस पे। तो ये सुनने में डरावना लग रहा है, पेनफुल है, ऐसा नहीं होता क्योंकि हम पहले नमी करते हैं आपके फेस की, तो कुछ पता नहीं लगता पेशेंट को। और इसका फायदा ये होता है कि ये स्किन रिजुविनेशन करता है, मतलब नई स्किन बनाएगा, न्यू स्किन सेल्स बनाएगा, तो आपकी स्किन यंग लगेगी। जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या कर रहा है, वो इन्वेजन नहीं है, मतलब हम उसमें कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे, वो भी कोलेजन बना रहा है, ये भी कोलेजन बना रहा है, लेकिन ये कैसा बना रहा है, ये डीप जाके बना रहा है। तो ये अच्छी ट्रीटमेंट है और इसमें से कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको हमेशा करवानी ही पड़ेगी। जैसे पीआरपी होगी आपकी, तो मेनली जो पीआरपी वाले या वेम्पायर फेशियल वाले पेशेंट्स होते हैं वो यही कंसर्न लेके आते हैं कि स्किन डल है या हल्के मोटे रिंकल्स आ रहे हैं या एक्ने के दाग हो गए हैं, तो हम इनको 3 से 4 सेटिंग्स देते हैं, उसमें ये काफी अच्छी स्किन हो जाती है और साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस ये है। बट अगेन मैं ये बोलूँगी, अगर आप डॉक्टर को सच बताएंगे तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, अगर आप सच नहीं बताएंगे स्किन टाइप के बारे में तो उसके बाद जो होता है वो फिर पेशेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हम ऐसी चीज़ों के हमेशा कंसेंट साइन करवाते हैं पेशेंट को सब बता के। तो ये वेम्पायर फेशियल है, इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। मैम लिप्स से आजकल देखते हैं कि ना, जैसे कई लोग लिप्स को अपने मोटा करवा रहे हैं, कोई पतला करवा रहा है, तो ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये भी करना क्या है, सर्जरी का क्या ये सब करना सेफ है? लिप फिलर्स, जैसे ना लिप फिलर्स के लिप ऑगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का साइज या शेप को चेंज करना। तो लिप फिलर्स भी क्या है, इंडिया में ये ट्रेंड पे नहीं था, क्योंकि अगर आप अपनी पुरानी एक्ट्रेसेस को देखेंगे तो उनके बहुत थिन लिप्स होते थे और कोई इंडिया में इस बात पे जज नहीं करता था। और तो वैसे बहुत जजमेंट्स होती हैं फीमेल बॉडी को लेके, बट लिप्स के लिए इंडिया में इतना कुछ नहीं था। ये ना कंसेप्ट आया फॉरेन से, जहाँ पे सडनली एक ट्रेंड आया कि जो थिक लिप्स हैं वो ज्यादा ट्रेंड में आएंगे, तो लोगों ने लिप फिलर्स करवाना
करवाना स्टार्ट कर दिया। अब कोई भी चीज़ करवाना तब तक गलत नहीं है जब तक कि वो अनसेफ नहीं है आपके लिए। 18-18 साल की 16-16 साल की लड़कियां अंडर कॉन्फिडेंट होकर अपने लिप्स को चेंज करवा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। और सेकेंडली क्या है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी प्रॉपर डॉक्टर से नहीं करवा रहे हैं तो आपको रैशेज हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, कई बार आपके परमानेंट लिप्स की शेप ही चेंज हो जाएगी, या हो सकता है कि जो आपने डिजायरेबल लिप शेप चाहिए वो आपको वो ना आके वो बिल्कुल ही भद्दे लगने लग जाए। तो अगर अंडर से मतलब अगर आपको ऐसा है ना कि आपको खाना खाने में वो दिक्कत आ रही है या बोलने में वो दिक्कत आ रही है, तब आप लिप फिलर्स करवाइए। अदरवाइज अपना कॉन्फिडेंस इसके लिए लूज मत कीजिए कि कोई थर्ड पर्सन आपको बोल रहा है कि आपके लिप्स पतले हैं, क्योंकि ऐसे तो पूरी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कोई आपको पॉइंट आउट करेगा तो आप उसको नहीं चेंज करवा सकते। और लिप फिलर्स में आपके परमानेंट और सेमी परमानेंट आते हैं। परमानेंट में प्लांट्स डलते हैं, ठीक है, उसके अलावा फैट होता है जो आपके थाइस से फैट लेके लिप्स में डाला जाता है। तो इतना अपने आप को क्यों यातना ले रही है सिंपल सी चीज के पीछे कि मतलब आप बोल पा रहे हो, आप खाना खा पा रहे हो, आप स्माइल कर पा रहे हो, दैट इज सफिशिएंट। आपको नहीं जरूरत है कि कोई आपको ऐसे हीन भावना डाल रहा है आपके मन में। तो मैं पर्सनली इस चीज को एडवोकेट नहीं करती हूँ कि आप लिप फिलर्स करवाएं। और अगर आपको बहुत ही नीड है तो एटलीस्ट 18 अबव, है ना, उससे छोटी एज में तो अभी आपका फेस ही डेवलप नहीं हुआ है उतना कि आप ये सब करवा रहे हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करूंगी लिप फिलर्स करना या करवाना। तो मेरी तो यही राय है इसके ऊपर। आजकल मैम बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब हमें बहुत सारे DIY मिल जाते हैं। जैसे हम मोबाइल पे देखते हैं तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कोई केले का छिलका लगा रहा है, कोई टमाटर लगा रहा है। तो ये हमें किस तरह से यूज करना चाहिए, करना भी चाहिए कि कई बार इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। एक वही अगेन सबसे पहले आप अपनी स्किन टाइप को जानिए। आप सोशल मीडिया को अंदर की तरफ फॉलो मत करें, है ना, बिल्कुल भी मत करें। सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना उतना ही वो नेगेटिव भी है हर चीज के लिए। अच्छा क्यों है, क्योंकि आजकल आपको कोई भी न्यूज फटाक से मिल जाएगी, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, किसी भी चीज के आप ले लो जो आप अगर नहीं जाना चाहते डॉक्टर के पास, तो अगर आपको कोई अच्छा सर्टिफाइड डॉक्टर है या मतलब अच्छी डिग्री होल्डर है तो वो आपको बता देते हैं, तो वो तो वेल एंड गुड। अनटिल एंड अनलेस कोई डॉक्टर आपको ये चीज बता रहा है तब तक आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लिया या कोई भी रील खोल ली और उसमें कोई रैंडम पर्सन आपको आके बोल रहा है कि फेस पे अंडा लगा लो, ये करो, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ व्यूज के लिए चीजें करते हैं, वो खुद भी ये चीज यूज नहीं करते, तो ये आपने फॉलो नहीं करनी है। अब कुछ एक चीजें जैसे मुल्तानी मिट्टी, आपको पता है पहले तो जब सोप्स नहीं होते थे बहुत पहले, तो मुल्तानी मिट्टी से लोग अपनी पूरी बॉडी वॉश करते थे। तो वो ऐसी चीज है जो सेफ है, लेकिन सेफ किसके लिए है? ड्राई स्किन वालों के लिए सेफ नहीं है। आपकी स्किन पहले ही ड्राई है, आपने मुल्तानी मिट्टी लगा ली और आप सो गए तो आपको तो रिंकल्स बढ़ जाएंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बहुत अच्छी है वो चीज, है ना। जैसे बेसन है, बेसन भी आप तभी यूज करो अगर आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसको यूज मत करो। आप नॉर्मली मलाई यूज कर सकते हो, मलाई। और जैसे आपने बनाना की बात की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में बेनिफिट मिलता है, जैसे मैश कर लिया, थोड़ा सा बनाना, मलाई ऐड कर ली, और अगर आपकी ड्राई स्किन है उसको लगाओ। वहीं अगर आप ऑयली स्किन पे और ऑयल चिपका रहे हो मलाई लगा के, तो डेफिनेटली एक्ने होंगे आपको। तो वो रेमेडी गलत नहीं है, आपने स्किन के अकॉर्डिंग उसको यूज नहीं किया तो गलत है। एक और चीज, नींबू फेस पे मत लगाएं। नींबू में बहुत ज्यादा सिट्रिक एसिड होता है ना, तो अगर आप उसको फेस पे लगाएंगे तो कई बार आपका फेस बर्न भी हो सकता है। एक बार मैंने लगाया अगर ऐसे कि बहुत एसिड है, आप उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करेंगे तो बेस्ट है। अगर आप उसको डायरेक्टली लगाएंगे तो आपकी स्किन बर्न कर सकता है, रेडनेस भी कर सकता है, और कई बार क्या होता है इमीडिएटली कुछ नहीं पता लगेगा लेकिन वो स्किन अंदर से डैमेज कर रहा है। तो अगर आप धूप में जाएंगे आपकी स्किन रेड हो जाएगी, या सडनली आपको लगेगा मेरी स्किन फटने लग रही है, तो रीजन नहीं पता, बट वो नींबू जो आपने कभी लगाया होगा उसने खराब कर दिया। तो DIYs कीजिए, अच्छे हैं, बट ट्राई करें आप उनसे वो फॉलो करें जो एक्चुअल में इस चीज को बताने के लायक है। ऐसे हर किसी के बारे में DIY फॉलो नहीं करना या बनाना। जब मैंने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स नहीं किया था, बहुत पहले की बात है, जब मैं स्कूल में थी, तो एक ट्रेंड आया था बनाना लगाने का बालों में, ठीक है, कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप बनाना लेके उसको मैश करके एलोवेरा लगा के, मुझे अभी भी याद है वो पूरी की पूरी रेसिपी, और वो लगा के, और मैंने जो अपने घर वालों को भगाया है कि एलोवेरा लेके आओ, ये वो ऐसा वैसा, और जब मैंने वो लगाया तो मुझे तो ये था कि स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन वो मेरे बालों से निकला ही नहीं और मेरे इतने बाल टूटे। तो तब से मैं ऐसी DIY बनाना वाली रेसिपी से तो मैं दूर ही भागती हूँ DIY से, क्योंकि मुझे काफी डैमेजिंग करते हैं। तो पहले अपने स्किन टाइप जानिए, है ना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी DIYs मिल जाएंगी जो आप यूज कर सकते हैं। बट पैच टेस्ट करो हमेशा, जब भी कुछ नई चीज यूज करते हैं तो यहाँ पे पैच टेस्ट करो, उसको लगा के रखो, 12 घंटे मत वॉश करो। अगर आपको लग रहा है रैशेस या पिंपल्स नहीं आ रहे हैं तो वो सेफ है, डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाना, है ना, क्योंकि वो चीज वही है कि दो लोगों की स्किन सेम नहीं होती और लोगों का लक भी सेम नहीं होता, किसी को सूट कर जाती है किसी को नहीं करती। तो आप पहले अच्छे से जानिए उस
चीज को, और ये देखिए कि सोर्स क्या है, कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, वो ट्रस्टेड सोर्स है भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो सिर्फ वीडियो पे करेंगे और वो खुद यूज भी नहीं करते हैं वो चीज। तो पहले अपनी स्किन टाइप जानो, उसके बाद क्या कोई चीज। स्किन टाइप कैसे जाने होगा उसके लिए मेरे पास है। ठीक है, स्किन टाइप देखिए बहुत बेसिक सा होता है। आपको अलग अलग टाइप की स्किन होती है, कॉम्बिनेशन होगी, ड्राई स्किन होगी, सेंसिटिव स्किन होगी, हाइपर सेंसिटिव स्किन होगी। अगर जैसे मेरी ऑयली है तो मुझे ना हमेशा यहाँ पे ऑयल आएगा ही आएगा, है ना, तो लोगों को लगता है मैं ग्लो कर रही हूँ, पर वो ऑयली होता है और स्वेट होती है, क्योंकि मुझे ये टी जोन जो है या ये है, यहाँ पे मुझे पिंपल्स ही आते हैं, तो मुझे पता है मेरी स्किन ऑयली है। अगर आपको भी ये फील हो रहा है कि फेस वॉश करने के बाद भी आपको ऑयली ऑयली से फील होता है, या 1 घंटे में आपको ऑयल आने लग जाता है, आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपको खिंचा खिंचा फील होता है तो आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है। और सेंसिटिव कैसे है, अगर मान लो आपने कोई चीज लगाई, जैसे आप सन में चले गए, सडनली रेडनेस आ गई आपके, या कोई चीज लगा दिया और लगाते ही फेस लाल हो गया, छोटे छोटे दाने आ गए, तो आपकी सेंसिटिव स्किन है। और हाइपर सेंसिटिव तो मतलब उससे भी ज्यादा खतरनाक, मतलब कुछ आप बहुत ही रेयर चीजें होंगे जो आप फेस पे यूज कर पाएंगे। कई लोगों को तो रोज वाटर से भी स्किन की एलर्जी हो जाती है, तो वो हाइपर सेंसिटिव स्किन आती है। एंड कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे टी जोन ऑयली आ गया, बाकी ड्राई आ गया, तो ये भी स्किन टाइप होती है। तो ये आपको खुद ही पता चलेगा कि जैसे आप फेस वॉश करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी रूटीन बनाएं। अब ड्राई स्किन की रूटीन ऑयली स्किन पे मत फॉलो करो, या कॉम्बिनेशन की मत फॉलो करो, तो उससे स्किन जो आपकी स्किन है वो हेल्दी रहती है। मुझे तो फिगर आउट करने में इतना टाइम लग गया, बट मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग जो है वो चीज जाने, ताकि सबसे पहले तो वो पैसे बर्बाद ना करें अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स पे जो हमें सूट ही नहीं कर रहे। हम बहुत सी चीजें ले लेते हैं ना किसी को देख के, और फिर वो हमें सूट ही नहीं करती, वो फेंकनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपनी स्किन टाइप देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको आराम से सब चीजें मिल जाती हैं आजकल, फिर वही रूटीन फॉलो करो। जरूरी नहीं है कि अगर किसी की ड्राई स्किन है वो 10 स्टेप रूटीन फॉलो कर रहा है और आपकी ऑयली है तो आपको भी 10 ही करने हैं। हो सकता है आप 3 स्टेप में आपको वो ग्लो मिल जाए। तो बेसिकली वैसे है, मैंने तो फिगर आउट कर लिया। बस आपकी ड्राई स्किन, अगर आप ड्राई स्किन वाले ही जो है, आप मॉइस्चराइज रखिए अपनी स्किन को जितना ज्यादा मॉइस्चराइज हो सकता है। क्योंकि ऑयली स्किन वालों का एक बेनिफिट है, क्योंकि उनकी स्किन का जो सीबम ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, वो इतना तेल सिक्रीट करते हैं ना, उनको मॉइस्चराइजिंग की उतनी नीड नहीं पड़ती, प्लस उतनी ही लेट उनको रिंकल्स आते हैं। और जो ड्राई स्किन है उनके ऑयल ग्लैंड्स ना उतना तेल जो हम देसी भाषा में बोलेंगे नहीं निकालते, तो उनको जल्दी रिंकल्स आने के चांसेस होते हैं। तो आप मॉइस्चराइज रखिए, ठीक है। मॉइस्चराइज जितना रखोगे उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी। और पानी बहुत पीजिए। हाँ तो मैडम सबको ये लगता है कि हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छे लुक, हमारे लुक्स अच्छे होने चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए। बट अगर किसी को नहीं है तो हर कोई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्किन कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल करते हैं, ऐसे लोगों को फिर आप अपन क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ठीक है, देखिए पहली बात तो कभी भी किसी को खुद से मतलब अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि इतने लोग हैं ना, मतलब इतने लोग हैं इस दुनिया में, आप कभी भी किसी से मतलब बेस्ट हो ही नहीं सकते। पहली बात तो नेगेटिव लगे भले ही सुनने में, बट आप ये समझिए कि आप ये मत सोचिए कि मुझे उससे बेटर बनना है, उससे बेटर बनना है। आप ये सोचिए इतने करोड़ों मतलब बिलियंस ऑफ पीपल है इस अर्थ पे, आप अपने लिए अच्छे बनिए, किसी से कंपेयर करके बेस्ट मत बनिए कि अच्छा उसकी स्किन ऐसी है तो मुझे भी चाहिए, उसकी आईब्रोज ऐसी है तो मुझे भी चाहिए। ये सब सुपरफिशियल है, ठीक है। सुपरफिशियल क्यों है? क्योंकि हर चीज जो है टाइम आपकी चली जानी है। स्किन आपकी ऑब्वियसली सैड होगी, कॉन्फिडेंस तो लूज होता ही वो होता है, वो मैं डेफिनेटली आपकी बात समझती हूँ। लेकिन उसके लिए तो देखो जो चीजें आप चेंज कर सकते हैं, चेंज इन द सेंस कि जैसे आप अपना स्किन टाइप इंप्रूव कर सकते हैं या एक्ने इंप्रूव कर सकते हैं, वो आप कीजिए। लेकिन जैसे मान लो फिलर्स की बात बोली, लिप फिलर्स की, वो एक अननेसेसरी चीज है। क्योंकि अगर आपको लिप्स आपकी खराब लग रहे हैं तो हो सकता है आप वो चेंज करवा लो। 4 दिन बाद में भी आपको कोई और पॉइंट आउट कर दे कि आपके कान खराब है, फिर आप कान कैसे कटवा दोगे? तो ये एक ऐसी चीज है, ब्यूटी एक ऐसी चीज है ना जो सब्जेक्टिव है। हो सकता है मुझे जो चीज ब्यूटीफुल लग रही है वो आपको ना लग रही हो, है ना। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नेवर एंडिंग है। और ये ट्रेंड्स ऐसे हैं, ये टाइम ही ऐसा आ गया है कि हर एक हफ्ता एक नया ट्रेंड आ जाता है। और आपने जो ट्रेंड फॉलो किया, फॉर एग्जांपल मान लो आज थिक लिप्स का ट्रेंड है और हमने परमानेंट लिप इम्प्लांट कर दिए किसी पेशेंट के, महीने बाद थिन लिप्स का आ गया, तो फिर कैसे कटवाएगा अपने लिप्स, है ना। तो जो आप जैसे हैं आप उस चीज को एनहांस कर सकते हैं, है ना। एनहांस इन द सेंस खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट खुद को चेंज करने की किसी के लिए नीड नहीं है कि मुझे उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है। क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ में बेस्ट हो, लेकिन आप किसी और से कंपेयर करके ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म कर दोगे, और जो आपके अंदर खूबी है ना आप वो भी ओवरशैडो कर दोगे नेगेटिविटी से। तो सबसे पहले खुद को जानो,
आप कहीं भी चले जाओ ना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुन लो, वो सबसे पहले ये बोलेगा कि खुद को जानो कि आप क्या हो, और 100% आपके अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो किसी और के पास नहीं होगी, तो उस पर फोकस करो। अब आप बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब होते हैं जो नहीं फोकस करते, लेकिन उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं या उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है, आप फोकस ही नहीं करोगे उनकी आईज पे या फेस पे, आप उसी में इतना वो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो इंस्टा तो डिलीट कर दो मत देखो कि लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, कोई भी वैसा नहीं दिखता जो आपको इंस्टाग्राम पे या जो आपको मूवीज में नजर आता है। हर बंदे की स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत रेयर होते हैं जो जेनेटिकली ब्लेस्ड होंगे, जिनकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो उनको उनके लिए बस ब्लेसिंग्स दो कि हाँ ठीक है तुम ब्लेस्ड हो, अच्छी बात है, और अपने आप को कंपेयर मत करो। कंपेयर आप किसी भी फील्ड में कर लो, भले आप फाइनेंशियली कंपेयर कर लो, एजुकेशन में कंपेयर कर लो, अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आप हमेशा नेगेटिव ही होगे उस तरीके से। अगर आप नेगेटिवली कंपेयर करोगे कि इसके पास हुई है, आप इंस्पायर हो सकते हो बट कंपेयर मत करो खुद को, और कॉन्फिडेंस खुद से ही आएगा, कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा आगे। अगर आप किसी को दुखड़ा सुनाओगे ना चाहते कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरी स्किन, तो वो 4 नेगेटिव बातें घुसेगा आपके दिमाग में, कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम जैसे हो परफेक्ट हो। तो अपने अंदर से वो चीज ढूंढो कि आप बेस्ट हो, मत सोचो ज्यादा लोगों के बारे में। और उसके अलावा मैं तो हुई कह सकते हैं आपकी स्किन एनहांस करने के लिए, कोई ज्यादा मत सोचो, ठीक होते हैं सब, जैसे होते हैं वैसे ठीक होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई स्किन पैथोलॉजी है, जैसे कि इचिंग हो गई बहुत ज्यादा स्किन पे या डर्मेटाइटिस हो गया जैसे, तब आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो, वो एक्चुअल में स्किन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन लिप्स पतले होना या आईब्रोज पतली होना या ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमने क्रिएट की है और ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स है, इनका कोई हल नहीं है। कल को मान लो कोई बोलेगा कि कॉलर बोन्स अच्छी नहीं है तो लोग कॉलर बोन्स निकलवाने लग जाएंगे, तो ये तो कोई मतलब, ये तो मुझे लगता है एकदम बेकार बातें होती हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जैसे आप हो बस बेस्ट हो। मैडम आप किसे प्रेफरेंस देते हो, मतलब अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तभी लोग आपके पास आए, या वैसे ही जैसे फेशियल वगैरह करवानी या अपनी स्किन को एनहेंस करने के लिए भी हमें आपके पास आना चाहिए? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब मेरे पास कोई आता है ना, स्पेशली जब स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्टिंग में क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी की थी और मेरे पास एक्ने के पेशेंट्स आते थे, तो हमें जो सिखाया जाता है, ऑब्वियसली हमें क्या सिखाया जाता है कि आप पेशेंट ट्रीट करें और सबको बेनिफिट हो। लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने इतना कुछ फील किया है एक्ने की वजह से, तो जब मेरे पास कोई पेशेंट आता था मैं उल्टा उसकी मोटिवेशनल काउंसलिंग करना शुरू कर देती थी, जैसे मैंने अभी बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो। तो वैसे ही मेरा ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास कोई सिर्फ फेशियल करवाने के लिए आता है ना कि, और उसकी स्किन बिल्कुल ठीक है, तो मैं साफ अवॉइड करवा देती हूँ कि कोई नीड ही नहीं है आपको करवाने की। बट हाँ, अगर किसी को टैनिंग है, बहुत ज्यादा टैनिंग है, या कोई बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि मुझे करवाना ही है, तो पहले मैं ट्राई करती हूँ कि वो होम रेमेडीज पे जाए, कि फिर अगर उसको लग रहा है कि मैं करवाना ही चाहता हूँ तो वो करवाए। पर मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई मेरे पास आया और मैं बोलूँ कि नहीं आपको फेशियल करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज क्या है, टेम्पररी है। 20 दिन आपको ठीक लगेगा, 30 दिन ठीक लगेगा, उसके बाद क्या, आप बार बार वो नहीं करवा सकते। एक तो एक्सपेंसिव भी पड़ेगा आपके लिए, दूसरी बात आपका माइंडसेट ही वही बन जाएगा कि मुझे करवाना ही पड़ेगा। तो अगर बहुत ही नीड है, मतलब अगर आपको टैनिंग हो गई है, रिंकल्स हो गए, या बहुत ही ऐसे डल फील हो रहा है स्किन का, कोई प्रॉब्लम है, तब आप करवा सकते हो चीज। ये एसेंशियल्स नहीं है ना, ऐसा नहीं कि रिक्वायर्ड है आपकी स्किन को, तो मैं नहीं करती हूँ। मे भी ये प्रॉब्लम है मेरे में, बट मेरे से नहीं होता, मेरा एसेंशियल नहीं है। हाँ, इतना एसेंशियल हमें प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। आप फील कर रहे हो कि मुझे, जैसे पिंपल्स है, पिंपल्स होते हैं रूटीन में, है ना, हर पिंपल के लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की नीड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पूरा फेस ही पिंपल से भर गया है, या मुझे पेन हो रही है, या मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट लो। ऐसे महीने में 2-4 पिंपल्स निकलना बिल्कुल नॉर्मल होता है, मुल्तानी मिट्टी लगा लो सही हो जाता है, कुछ उसके लिए दवाइयाँ खाने की नीड नहीं है। मेडिसिन तो मैं कम से कम देती हूँ, मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा खा के अपनी लिवर किडनी खराब करें, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ जब तक कि बिल्कुल नेसेसिटी नहीं हो जाती उस चीज की, अदरवाइज इतनी कोई नीड नहीं होती इन चीजों की। पिंपल्स के लिए मैडम, जैसे अगर आजकल एक भी पिंपल हो जाता है तो मुझे लगता है क्या ही हो गया, तो पिंपल के लिए आप क्या ट्रीटमेंट हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे? ठीक है, देखिए एक तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा पिंपल्स के लिए, है ना। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम पिंपल्स में देते हैं, उससे क्या है आपके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना वो सूख जाते हैं, तो उससे क्या होगा, पिंपल्स तो आपके चले जाते हैं लेकिन आपकी स्किन बहुत पतली हो जाती है। तो जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन बर्न होने लग जाती है। तो अगर आप उस स्टेज पे आ गए हो ना कि आपका पूरा फेस पिंपल से भर गया है, या आपको कॉन्फिडेंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, पेन के लिए बोल रही हूँ, अगर बहुत ही पेन हो रहा है, आप सो भी नहीं पा रहे हो, तो जरूर आप ट्रीटमेंट पे जा सकते हो। उसमें आपकी मेडिसिन की ट्रीटमेंट चलती है, वो आपको कम से कम 2 से 3 महीने मेडिसिन खानी होती है, और जेल्स होते हैं फेस पे लगाने के लिए, ऑइंटमेंट्स देते हैं, वो सफिशिएंट होती है। और कुछ होता है जैसे किसी के एक्ने मार्क्स छोड़ते हैं,
है ना, बहुत मार्क्स छोड़ रहे हैं या गड्ढे छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए फिर लेजर्स होती है या आपका फेशियल जैसे हमने बताया वो होता है। बट एक दो पिंपल हो रहा है ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल आपको ओटीसी ओवर द काउंटर ऑइंटमेंट मिलती है, आप वो लगा सकते हो, क्लिंडामाइसिन वगैरह होती है वो आप लगा सकते हो, उससे सही हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट मेडिसिन मत खाओ, नीड नहीं है मेडिसिन खाने की जब तक पूरा फेस नहीं भर रहा आपका, या ऐसा हो गया है कि मैं ना सो पा रही हूँ ना खा पा रही हूँ या कुछ एलर्जी हो रही है, सिर्फ तभी मेडिसिन आप खाओ, अदरवाइज कोई नीड नहीं होती आपको खाने के लिए। मैम अगर आप ये सब कुछ कहेंगे क्योंकि जो मेरे पास लोग आते हैं मैं उनको भी यही सजेस्ट करती हूँ, जब जैसे पिंपल्स आ रहे हैं, मेनली हमारे पास पिंपल्स वाले पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो जब भी वो आते हैं तो मैं उनको ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजें ही बताती हूँ कि आप अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगा लो, अगर कोई ऑयली स्किन वाला है, या जेल बता देती हूँ आप ये जेल लगा लो, पानी ज्यादा पियो, सही हो जाएगा। आप देखो बॉडी कैसी है कि जो आपने इनपुट देना है ना उसको, अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो वो बेचारी वैसे ही रिएक्ट करेगी, मशीन है हमारी बॉडी, जो आप उसमें इनपुट डालोगे वही आउटपुट देगी। तो जितना ज्यादा पानी पी सकते हो आप उतना पानी पियो, जितना ज्यादा सीजनल वेजिटेबल्स खा सकते हो खाओ। जैसे सप्लीमेंट्स हैं आपके, है ना, बजाय कि आप विटामिन सी की गोलियां खा रहे हो, B12 खा रहे हो, इससे मच बेटर है कि आप किन्नू, इतने दंगल में तो इतने किन्नू होते हैं, किन्नू खाओ, गाजर खाओ, ये सब चीजें खाओ जो नेचुरली आपकी बॉडी को अच्छा करेंगी। पिल्स आप जो भी खा रहे हो, जो भी सप्लीमेंट्स खा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी केमिकल चीज है जो आपको खराब करेगी। तो जब तक डॉक्टर नहीं बोलता कि आप आयरन डेफिशिएंट हो आपको खाना ही पड़ेगा, तब तक आप मत खाओ, खुद से सप्लीमेंट्स मत लो, वो बहुत हार्म करते हैं आपकी बॉडी को। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ पेशेंट्स को कि अगर मल्टीविटामिन ले सकते हो, मल्टीविटामिन ले लो, मेडिसिन कम खाओ, जितना कम खाओगे लॉन्ग रन में आप उतने ही हेल्दी होगे, क्योंकि मेडिसिन खा के हफ्ता भर तो आप बहुत सही फील करोगे, और जब उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स आएंगे आपकी बॉडी पे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसीलिए तो मैम आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग तो नहीं थी, सब दुखियारे ही होते हैं क्योंकि कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होती, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग नहीं होती। मेनली वही जैसे मैम ने कहा अंडर कॉन्फिडेंस, मेन चीज वही होती है कि और ना बंदा खुद से नहीं होता, वो कोई बोल देता है। जैसे मान लो मुझे 3 साल से कोई स्किन प्रॉब्लम है, अगर मुझे किसी ने बोल दिया तब मुझे फील हो जाएगा, अदरवाइज मुझे फील नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जैसे मेलास्मा, झाइयों वाले, जो 10-10 साल से झाइयां लेके बैठे हैं बट किसी ने उनको बोला नहीं। अगर किसी ने एक दिन बोल दिया फिर उनको ये होता है कि हम आ जाए और हमें आज ठीक करके दो। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट को समझाना कि अगर आपको 10 साल से कोई प्रॉब्लम है वो एक सिटिंग में नहीं होती। और सेकेंडली उनको लगता है कि कोई जादू है, मतलब अगर स्किन कॉस्मेटोलॉजिक मैजिक है कि आप वो आएंगे और मैं ऐसा कोई छड़ी घुमाऊंगी और ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ी सी पेशेंस सबको रखनी चाहिए। तो ऐसा कोई अभी तक तो इंटरेस्टिंग नहीं, बस यही है कि जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो थोड़ा सैड ही होते हैं जो आते हैं और सैड स्टोरी सुना के जाते हैं। मेनली यही होता है, सब किसी न किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक मतलब चीज है जो मैंने सीखी है पब्लिक डीलिंग इसके थ्रू, क्योंकि पहले मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं थी, है ना। तो अभी क्या है, जो भी पेशेंट आता है स्किन का वो 1-1.5 घंटा उसका प्रोसेस होता ही है, कोई भी प्रोसेस आप करवा लो तो उतनी देर में एक तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं और दूसरा वो अपनी लाइफ की सारी स्टोरीज बताते हैं। तो अब इतने सारे सीक्रेट्स है मेरे माइंड में, मुझे तो लगता है इसी से बुढ़ापा आ जाएगा मुझे सोच के। बट यही इंटरेस्टिंग है कि लोग बहुत अच्छे से मतलब आपसे ओपनली बातें शेयर कर लेते हैं और ट्रस्ट करते हैं, और मैं ट्रस्ट रखती हूँ, मैं नहीं बताती हूँ किसी को। बस ये इंटरेस्टिंग है इस फील्ड के बारे में कि पब्लिक डीलिंग आपको अच्छे से आती है, अलग अलग तरीके के लोगों से आप मिलते हो तो पता चलता है। और सेकेंडली ये भी पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, तो आपको पता लगेगा कि हमारी परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम सोच रहे होते हैं जब हम किसी और का सुनते हैं। तो ये चीजें तो मैंने सीखी हैं इतने सालों में कि अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो कोई मुझे ऐसा मिल ही जाता है जो बेचारा और दुखी होता है, तो मैं अपने आप को थोड़ा बेटर समझने लगी हूँ इससे, ये चीज हुई है। मैम लोग अंडर कॉन्फिडेंट आते हैं और आपसे कॉन्फिडेंस हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि लेके जाए मैं जितना हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई गाइडिंग पर्सन नहीं मिला था जब मैं ग्रो अप कर रही थी या मैं टीन एज में थी। तो मैंने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें फेस करी हुई हैं कि मतलब अंडर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं थी मुझे लगता था कुछ नहीं होता ये सब, बट हाँ लोगों के टॉन्ट जरूर मिलते थे इन चीजों को लेके कि हाई इसकी इतने एक्ने ये है वो है। तो मुझे जब वो कोई पर्सन दिखता है ना तो मुझे अपना आप दिखता है उसमें, तो मैं चाहती हूँ कि वो बेचारा ऐसा फील ना करे कि अगर एक्ने है कोई भी चीज है ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, सब चीज का सॉल्यूशन होता है। जब तक आप कॉन्फिडेंट हो तब तक हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर आपने गिव अप कर दिया ना तो मैं जितनी मर्जी ट्रीटमेंट कर दूं आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चीज सही हुई है। तो मेरी तरफ से तो मैं जितना मोटिवेट करना चाहूँ मतलब कर सकूं मैं कर देती हूँ, बाकी ठीक है। उसके बाद जैसे अब होम रेमेडी के बारे में आप बता दो, जैसे कुछ लोग जो ड्राई स्किन के लिए हम यूज कर सके और जो आपने अलग अलग स्किन टाइप्स बताए उन सभी के लिए यूज कर सके, मतलब फिर हमें DIY देखिए
ड्राई स्किन के लिए ना अपना एक चीज मैं बताऊंगी कि हो सकता है बहुत सी चीजें जो मैं बताऊं कई लोगों को वो गलत लगे, क्योंकि आजकल ना एक कॉन्सेप्ट ही आ गया है कि जैसे आप खाने को लेके बोल लो, आप सुबह उठ के ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, फ्रूट्स नहीं खा सकते, तो ऐसा लगता है हम सब कुछ ही गलत कर रहे हैं, है ना। जैसे पहले क्या था, जब मैं कहीं जिम वगैरह जाती थी तो उठ के हमें एप्पल साइडर विनेगर पीना है, फिर ये खाना है। अब आप हर किसी को देख लो, हर एक बंदा अपना अलग कॉन्सेप्ट दे रहा है कि आप ये फ्रूट्स तो खा ही नहीं सकते ब्रेकफास्ट में, बिल्कुल ओट्स तो खा ही नहीं सकते, पराठा तो खा ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, जो आपको सूट करता है सेम स्किन के लिए वही है। ड्राई स्किन के लिए क्या है, बेसिकली देखो कच्चा दूध कई लोग बोलते हैं लगाने के लिए, कई लोग मना कर देते हैं। आप मलाई यूज कर सकते हो, हनी यूज कर सकते हो, ग्लिसरीन यूज कर सकते हो। आपने हाइलुरोनिक एसिड सुना होगा, उसका वो सेम फैमिली ग्लिसरीन फैमिली है। तो बजाय कि आप 550 रुपए का हाइलुरोनिक ले रहे हो, आप ग्लिसरीन ले सकते हो और उसको फेस पे लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा देर तक नहीं लगा सकती, चिपचिप फील होती है, हाफ एन आवर लगा लो, फेस धो लो, मॉइस्चराइजर लगा लो। तो सबसे पहले तो ड्राई स्किन जितना मॉइस्चराइज कर सकते हो आप अपने फेस को, आप हनी भी यूज कर सकते हो किसी चीज के साथ मिक्स करके, ग्लिसरीन यूज कर सकते हो, मलाई यूज कर सकते हो, और मॉइस्चराइजर तो जितना मर्जी आप यूज करो, ठीक है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बेसन, कॉफी थोड़ी मात्रा में, या फिर आपकी मुल्तानी मिट्टी, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगा लो, सफिशिएंट है। कॉम्बिनेशन वालों के लिए तो फिर वही 2-3 चीजें आपको लगानी पड़ेगी, जहाँ ऑयली है वहाँ ऑयली स्किन का, और जहाँ पे ड्राई है वहाँ पे आपको मलाई यूज करनी पड़ेगी। तो आप ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं आप पूरा हफ्ता ही करो, हफ्ते में 2 दिन कर लो, हफ्ते में 3 दिन कर लो, पर जो आपने कॉस्मेटिक लगाया है उसको जरूर बैलेंस आउट करो उस चीज से। तो नेचुरल चीजें बेटर है एज कम्पेयर टू आपकी कॉस्मेटिक्स। तो मैडम कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें डाली होती हैं, कुछ ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो हम देख लें और हमें पता लग जाए कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो अब एक चूज करने में बहुत लग जाता है। देखिए सबसे पहले तो पैराबेन, आजकल आपने सुना होगा कि कॉस्मेटिक्स पैराबेन फ्री आ रहे हैं, पैराबेन फ्री आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो गया सडनली ना, थोड़ा सा अभी मैं आपको बेनिफिट बताऊंगी सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया ने ये चीज बोलना शुरू कर दी कि पैराबेन जो है वो गलत है, और वो एक्चुअली गलत है। पैराबेन बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में डाला जाता है, और पैराबेन क्या करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत नेगेटिव असर डालता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो आप ट्राई करो ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करो जो पैराबेन फ्री हो। हर चीज तो फ्री तो आप बहुत कम ही होंगे ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेच रहे होंगे लोग, और अगर वो बेच रहे हैं तो उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है, क्योंकि जो जितना ऑर्गेनिक है उसमें बेचारे ने उतना ही कम प्रिजर्वेटिव डाला है, तो वो थोड़े से कॉस्टली जरूर पड़ते हैं, बट आप पैराबेन फ्री जरूर ट्राई करें। एक और चीज होती है SLS, सोडियम लॉरियल सल्फेट, जो आपके शैम्पूज में होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आया है SLS फ्री, SLS फ्री। तो SLS फ्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी जो नेचुरल मॉइस्चर है ना आपकी त्वचा का, आपके स्कैल्प का, वो खत्म कर देता है, ड्राई बना देता है, ब्रिटल बना देता है, तो बाल ज्यादा टूटते हैं। तो आप SLS फ्री और पैराबेन फ्री चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, और ट्राई करो लेड भी ना हो उसमें। लेड आपको न्यूरोटॉक्सिन होता है, आपकी नर्व्स पे नेगेटिविटी डालता है। तो पर इतना अगर आपको नहीं जाना तो बस पैराबेन फ्री और SLS फ्री चीजें आप ढूंढो, वो थोड़ी सी सेफ होती है। प्रिजर्वेटिव तो देखो है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट पैराबेन फ्री एंड SLS फ्री जरूर आप देखो। तो और आजकल हैं कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनिक अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, थोड़ा सा सर्च करने की वो होती है, बट वो काफी अच्छा आपको मिलता है रिजल्ट उससे। तो मैडम ये सब कुछ यूज करना सेफ है? कौन सा? ये वाले सारे प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक्स के यूज करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं। अगर हम लिप्स के लिए जैसे लिपस्टिक वगैरह यूज करते हैं तो थोड़े टाइम बाद हमारे लिप्स जो है ब्लैक होने लग जाते हैं, ये भी इशू आता है। तो ये सब चीजें मतलब हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, मतलब हम कहाँ तक अवॉइड कर लेंगे, मैं समझ और कहाँ तक हम नेचुरल रह जाएंगे? ठीक है, जैसे लिपस्टिक्स है ना, तो आप अब देखो हर चीज से आपने इसका DIY नहीं कर सकते है ना, बट अब बहुत सारी चीजों के ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। जैसे लिपस्टिक्स की जगह आपको लिप बाम्स आते हैं, बीटरूट इन्फ्यूज लिप बाम्स आते हैं, तो वो नेचुरल भी है और उसमें क्या आपको अच्छा सा कलर भी मिल जाता है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ यही शेड नहीं चाहिए पर्टिकुलरली, है ना, तो आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक चीजें आती हैं। बट अगर आप लिपस्टिक्स अवॉइड नहीं कर सकते हो तो आप ये जरूर करो कि जैसे आप अपने वर्क प्लेस से वापस आते हो अच्छे से अपना फेस क्लेंस करो, जो आपके लिप्स हैं उसको अच्छे से क्लेंस करो, डबल क्लेंसिंग कर लो। और बाम्स आते हैं आजकल, क्लेंसिंग बाम्स आते हैं ना, उससे साफ किया, अच्छे से साफ किया और उसके बाद मॉइस्चराइज कर लिया। वीक में 1 से 2 बार आप अपने लिप्स को स्क्रब कर सकते हो, ताकि बिल्डअप ना हो किसी भी चीज का, है ना, वो बढ़ता जाएगा, ऑब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, तो चीजें खराब हो सकती हैं आपकी। दूसरा जो लिप डार्कनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लिपस्टिक से नहीं होती, उसके अलावा आपकी डेफिशिएंसी से भी हो सकती है। हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो और उसकी वजह से आपके लिप्स जो है वो थोड़े से डार्क हो रहे हो, और हमें लग रहा है लिपस्टिक की वजह से हो रहा,
तो आप लिप बाम लगा सकते हो, आप थोड़ी सी वैसलीन लगा लो या कुछ मॉइस्चराइजर लगा लो, उसके ऊपर एक बैरियर बना दो, ऊपर से लिपस्टिक लगा लो, आप ऐसा कर सकते हो। या ऑर्गेनिक तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन है, मिल जाती है आजकल, तो आप उस पर भी जा सकते हो। और बाकी देखो अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। और ऐसा नहीं कि हम ही लगा रहे हैं, हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी लगाया, उनसे पहले वालों ने भी लगाया। कुछ क्या थोड़ा फेयर फैक्टर ज्यादा बन गया आजकल हर चीजों के अराउंड, लोग ज्यादा वोक हो गए हैं ना हर चीज को लेके कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। तो ऐसा नहीं है, जो खराब आपको कर रहा है वो चीज खराब है। और मेन जैसे पैराबेन SLS मैंने बताया, ये तो एक्चुअल में प्रूवन चीजें हैं कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गई, आपका मॉइस्चराइज को खराब करता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मली जो यूज करते हैं करें, मतलब जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन्हें करें और उसके बाद 1-2 दिन बाद भी नेचुरल चीजें यूज करें तो हमारा सही है। आप कोकोनट ऑयल, कॉफी और शुगर मिला के अपना अच्छा सा स्क्रब बना सकते हो। कोई नीड नहीं आपको 500-600 रुपए देके मार्केट से खरीदने की, आप घर भी बना सकते हो। जैसे आप डेली लिपस्टिक यूज कर रहे हैं तो 2 या 3 दिन बाद आपने उसको स्क्रब किया और अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया, उस दिन नहीं लगाया, ठीक है, फिर 2 दिन के बाद ऐसे कर लिया, तो इससे थोड़ा सा आपका क्या है लिप हेल्थ ठीक रहेगी। और अगर आपको लग रहा है कि सडनली आपके लिप्स ब्लैक हो रहे हैं तो एक ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, हो सकता है आपको कोई डेफिशिएंसी हो और आप लिपस्टिक को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है उसका रीजन। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। अब आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो देखिए मैं ये देना चाहूंगी कि अनटिल एंड अनलेस आपको कोई नीड है, एक्चुअल पैथोलॉजिकल नीड, मतलब कोई डिजीज वाली प्रॉब्लम है, तो आप किसी चीज के लिए जाइए ना, डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरी बात, खुद से डॉक्टर ना बने, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एलर्जी होगी और मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे 100 कोई मेडिसिन बताई और मेरे किसी फ्रेंड को भी एलर्जी होगी, तो हम क्या करते हैं, देना अपनी मेडिसिन और हम खा लेते हैं। तो वो नहीं करना है आपने, ना खुद से डॉक्टर बनना है, ना खुद से एक DIYs करनी है ना। अपनी स्किन टाइप जरूर जाने, और जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे ना उतनी ही आपकी स्किन अच्छी होगी। भले आप क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, डर्मैट के पास चले जाओ, कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, जो मर्जी करवा लो, अगर आप हेल्दी नहीं हो ना तो वो सब चीजें जीरो है। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। आप फोन आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो कि ब्लू लाइट कैंसलेशन वाली ग्लासेस यूज कर सकते हो ताकि आपकी अंडर आइज प्रोटेक्टेड रहे, वो कर सकते हो। सनस्क्रीन, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी इसमें ब्यूटी इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कि सनस्क्रीन से स्किन डार्क होती है। पहली बात तो इस चीज को हटा दो, अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। अलग अलग टाइप की सनस्क्रीन आती हैं, अब तो हाइब्रिड ओरल सनस्क्रीन भी आने लग गई हैं, आप खा सकते हो उसको ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। तो आप आपकी स्किन के अकॉर्डिंग केमिकल सनस्क्रीन होगी, आपकी फिजिकल सनस्क्रीन होगी, हाइब्रिड सनस्क्रीन होगी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे हेवीनेस फील होती है ना फेस पे, बहुत सारे होते हैं 20, 40, 50, तो आप कैसे चूज कर लेते हैं? देखो जितना आपका क्लाइमेट गर्म है, जितना आपका वेदर, मतलब जितनी धूप है आपके एरिया में उतना ही SPF, हाँ एटलीस्ट आपको 50 SPF यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन ऐसी नहीं है जो आपको 100% प्रोटेक्शन देगी। अगर आपकी सनस्क्रीन का SPF 100 भी है ना तो भी आपको 97% की प्रोटेक्शन मिल रही है। तो अगर आप 20 SPF यूज करोगे तो आपको कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। सनस्क्रीन को मल्टीपल टाइम्स इन अ डे यूज करना चाहिए, मैंने ये भी सुना है ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। अगर आपका टाइम मतलब आपका शेड्यूल ऐसा है, एक्सपोजर है, हाँ ज्यादा एक्सपोजर है, जैसे आप धूप के इसके खिड़की के पास बैठ रहे हो, विंडो पेन के पास बैठ रहे हो तो आपकी लाइट पड़ रही है फेस पे, या आपका फील्ड वर्क है तो आप कम से कम 3 बार उसको यूज करो। अगर आपका इंडोर है, मतलब इंडोर इन द सेंस जहाँ पे कोई कांच की खिड़की नहीं है, एक क्यूबिकल है बंद है, तो आप 1 से डे यूज कर सकते हो। दूसरी बात, आपको एक और मिथ है कि अगर आप घर के अंदर बैठे हो, जैसे ये कांच है, तो हमें कोई सनस्क्रीन की नीड नहीं है, ऐसा नहीं है। जो UVA UVB रेज होती है ना वो इधर से भी आ जाती है, तो आपको सिर्फ सनलाइट हार्म नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक लाइट से हार्म करती है। हाँ, ब्लू लाइट जो ब्लू लाइट एमिशन होती है तो उससे आपकी फोटो एजिंग हो रही है। फोटो एजिंग मतलब फोटोन लाइट एजिंग हो रही है। तो पहले तो इतना कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, इतना नहीं सोचना, हर चीज खराब करती करती उस तरह से सोचेंगे तो आप सिंपल रूटीन बनाओ, जो आपको फेस वॉश सूट करता है यूज करो, नहीं करना कोई अपना नॉर्मल हर्बल यूज कर लो, एक अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, सनस्क्रीन जरूर यूज करो। वो सिर्फ टैनिंग से नहीं बचा रही है आपको, वो बहुत सारी चीजों से बचा रही है, प्रीमेच्योर एजिंग से, रिंकल से, जैसे आपके मोल्स हैं, आपको तो बहुत ही नीड है इस चीज की, क्योंकि अगर आप मोल्स पे सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो कई बार उनका साइज बढ़ने लग जाता है या बहुत नेगेटिव मतलब एस्पेक्ट बन जाता है उसका। तो आप सनस्क्रीन लगाओ, इस मिसकंसेप्शन को छोड़ दो कि स्किन डार्क हो रही है या हेवीनेस हो रही है, या कुछ लोग बोलते हैं व्हाइट कास्ट आती है ना, तो आप हाइब्रिड सनस्क्रीन पे चले जाओ, मतलब फिजिकल और केमिकल का कॉम्बिनेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो पानी की कंसिस्टेंसी जैसी होंगी, जेल फॉर्म में एक, हाँ एक जेल फॉर्म, एक लोशन और एक आपका वाटर कंसिस्टेंसी। तो अगर आपकी स्किन जैसी ऑयली है और आप सनस्क्रीन लगाते हो तो आपको वाइट हो जाता है, तो आप हमेशा जेल पे यूज करो।
आप कभी भी लोशन पे मत जाओ वरना आपको बहुत वाइटनेस दिखेगी। दूसरा SPF हमेशा 50, तो इस पे PA होता है, PA प्लस प्लस प्लस, जितना ज्यादा प्लस उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कुछ चीजें हैं जो मिथ्स हैं, जैसे कि सनस्क्रीन की मिथ हो गई, उसको मत मतलब वो मत करो, दिमाग में मत डालो, सनस्क्रीन जरूर यूज करो, पानी जितना आप पी सकते हैं पिए, हेल्दी खाएं, और सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर के उसके मत लो। ग्लूटाथायोन तो आजकल ऐसे बिक रहा है मार्केट में जैसे कि मतलब जैसे कि ऐसे चारा डालते हैं गाय को, वैसे ग्लूटाथायोन खा रहे हैं लोग, तो मत खाओ। आपका लिवर बनाता है ग्लूटाथायोन और वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो तो उसका साइड इफेक्ट है कि स्किन वाइटनिंग कर रहा है वो। तो जब तक आपके डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोल दिया ना कि खाना ही पड़ेगा, तब तक आपको नहीं खाना है वो चीज, खुद डॉक्टर मत बनो। बस मैं यही सजेस्ट करूंगी। एंड कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। आपकी स्किन बेस्ट भी हो सकती है, फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे तो आज अपनी स्किन के बारे में पता लग गया, काफी चीजें मुझे पता लग गई है, और मैं मैम के सजेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्किन को एनहेंस जरूर करूंगी। और आप सभी को आज का पॉडकास्ट मेरे हिसाब से जरूर पसंद आना चाहिए। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए लेट्स गपशप। थैंक यू।